हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा अकेडमी पर। मैं धर्मेंद्र कुमार। आज मैं आपको जो है बायोलॉजी में जो है आप हमारा टॉपिक रहेगा मनुष्य में जो है मनुष्य में पाचन तंत्र, यानी मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत आपको करते हैं, कुछ थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें बताते हैं जो बताएंगे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो रेलवे एसएससी हो या किसी अन्य जो है यूपीएससी या तो पीएससी लेवल की परीक्षाओं में जो है ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको मजा आएगा। तो प्लीज चैनल पे हमारे बने रहिए और देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सेल सेल क्या होता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो है जीवन की आधारभूत संरचनात्मक यानी क्रियात्मक इकाई होती है। तो जो जीवों का शरीर क्या होता है ना, मतलब कि अगर हम बात करेंगे मनुष्य का, तो मनुष्य का शरीर लगभग जो है 10 to the power 14 10 to the power 14 लगभग सेल से मिलकर बना होता है। तो आइए देखते हैं सेल सेल में क्या होता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो टिश्यू का निर्माण करती है, टिश्यू का निर्माण करती है। इसको ऊतक कहते हैं। इसमें जब ग्रुपिंग होता है, ग्रुपिंग होने से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और टिश्यू जब बहुत सारे ऊतक मतलब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। फिर फर्दर जब इसमें ग्रुपिंग होता है, टिश्यू सिस्टम मतलब आपस में मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गन ऑर्गन यानी अंग का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो है टिश्यू सिस्टम मिलके जो है अंग का निर्माण करते हैं। अब बहुत सारे जो अंग हैं आपस में मिलके क्या करते हैं, जब इसमें ग्रुपिंग होता है तो बहुत सारे अंग आपस में मिलके जो है ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं अंग तंत्र। और अंग तंत्र जो है बहुत सारे मतलब मिलकर जो है क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, यानी बॉडी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर होता है मतलब बहुत सारे जो है ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना होता है। इसमें बहुत सारे जो है ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो आइए देखते हैं जो है ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या होते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम में जो है सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, इसे कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ठीक है। इस प्रकार पाचन तंत्र हो जाएगा। और जो एक हमारा जो है अध्यावरणी तंत्र होता है, अध्यावरणी तंत्र को जो है हम इसे कहते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। अध्यावरणी अध्यावरणी तंत्र होता है, हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो तीसरा हो जाएगा, मतलब बहुत सारे इसमें हो जाएंगे। तो आपको श्वसन तंत्र बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसे कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, ठीक है। श्वसन तंत्र हो जाएगा। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। और इसके बाद फिर जो है फिफ्थ नंबर हमारा हो जाएगा। इस प्रकार मतलब बहुत सारे तंत्र आते हैं, तो उसमें आपको सब बताते हैं। आपका हो जाएगा जैसे कंकाल तंत्र, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम को बोल सकते हैं जो है संवहन तंत्र बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हो जाएगा स्केलेटन स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र कहते हैं, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। उसके बाद हो जाएगा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इसे बोलेंगे तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र। इसमें हम जो है
नर्वस सिस्टम के बारे में मतलब पढ़ेंगे, मस्तिष्क और जो है मस्तिष्क के बारे में मुख्य रूप से मतलब जो है इसमें अध्ययन किया जाएगा। तो आगे जैसे जैसे आएगा हम आपको उसमें मतलब क्रम से वाइज बताते जाएंगे जो है किस तरह मतलब जो है उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, इसे कह सकते हैं उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसे कह सकते हैं जो है जनन तंत्र। ये सारे जो है ऑर्गन सिस्टम है, ये सारे ऑर्गन सिस्टम है। इसमें एक हो जाएगा इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, इस तरह मतलब कई सारे हो जाएंगे। एंडोक्राइन सिस्टम हो जाएगा, अंत अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करते हैं और हार्मोन्स के बारे में जो है अध्ययन किया जाता है। इम्यून सिस्टम में जो है प्रतिरक्षा तंत्र होता है, मतलब आपका इम्यून सिस्टम के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। ये बहुत सारे मतलब जो है ऑर्गन सिस्टम है। आइए हम लोग देखते हैं, पहला हमारा हो जाएगा इसमें मनुष्य का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या हो जाएगा जो है, तो मनुष्य का जो है मतलब पाचन तंत्र मुख्य रूप से जो है मनुष्य का पाचन तंत्र में आहार नली और उससे संबंधित जो है पाचक ग्रंथियां आती हैं। आहार नली और उससे संबंधित पाचक ग्रंथियां आती हैं। तो आइए देखते हैं, इसको डायग्राम में समझते हैं। जी, तो ये जो है हो जाएगा मनुष्य में जो है आहार नली, मनुष्य में एलिमेंट्री कैनाल, इसको समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कि कौन इसमें क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो है मनुष्य के में मतलब कि आहार नली जो है लगभग जो है 8 से 10 मीटर लंबी होती है। मनुष्य में जो आहार नली होती है, मनुष्य में जो आहार नली होती है वो लगभग 8 से 10 मीटर जो है लंबी होती है। तो इसकी जो है मतलब की चौड़ाई मतलब भिन्न भिन्न होती है। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा, इसे कह सकते हैं मुख गुहा, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, मुख गुहा, इसे बोलेंगे नासा गुहा, इसे कहते हैं नसल कैविटी, नसल कैविटी, इसे बोलेंगे बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, इसे मुख गुहा और इसे नासा गुहा कहते हैं। जहां दोनों आपस में मिलते हैं उसे कहते हैं फायरिंग्स, उसे कहते हैं फायरिंग्स कहते हैं या उसे ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रसनी क्या होता है, जहां पे नासा गुहा और मुख गुहा आपस में मिलते हैं उसे ग्रसनी कहते हैं। उसके बाद जो है फिर ये आगे ट्यूब आगे बढ़ती है, इसे ग्रास नली कहते हैं, इसोफेगस, इसे कहते हैं ग्रास नली, ये हो जाएगी ग्रास नली या इसे इसोफेगस कहते हैं। उसके बाद हम ये हो जाएगा हमारा आमाशय या इसे स्टमक कहते हैं, स्टमक आमाशय,
उसके बाद फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं ग्रहणी। ग्रहणी को इसे कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। उसके बाद जो वाला भाग होता है उसे कहते हैं जेजुनम। जेजुनम। फिर ये क्या हो जाएगा, छोटी आंत, मतलब इसे पूरे भाग को क्या बोलेंगे, आमाशय के बाद जो भाग होता है वो छोटी आंत या इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत कहते हैं इसको। उसके बाद जो है, तो छोटी आंत के मतलब तीन भाग हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सा, इसे कहते हैं इलियम। देखिए छोटी आंत के तीन भाग हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा ड्यूडेनम, जेजुनम और उसके बाद इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। आंत के मतलब अमाशय के बाद क्या आएगा हमारा जो है छोटी आंत, और उसके बाद जो है ये बड़ी आंत हो जाएगा। इस प्रकार जो आकृति बनती है इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं इसको, बड़ी आंत। और उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा हमारा रेक्टम, और ये हो जाएगा एनस, ठीक है। इसे कहते हैं गुदा द्वार। गुदा द्वार बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो बड़ी आंत के भी तीन भाग हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा हमारा जो है, इस भाग को कहते हैं सीकम। सीकम, इसे कहते हैं कोलन। और उसके बाद जो है ये हो जाएगा रेक्टम। तो इस तरह जो है मतलब कहने का ये बड़ी आंत के तीन भाग होते हैं। आइए देखते हैं इसमें जो है और भी कुछ। तो हम इसमें आपको बात कर लेते हैं। तो जो भोजन जो है मतलब आता है तो पहले मुख गुहा में होकर जो है क्या होता है वो ग्रसनी में, ग्रसनी से पहुंच कर क्या होता है वो आगे जो है ग्रास नली से होकर जो है आमाशय में आता है। आमाशय में आता है, आमाशय में क्या हो जाएगा, तो पहले तो ये चित्र हो गया, आप इसको समझ लीजिए। इसोफेगस हो जाएगा, इसे फिर स्टमक कहेंगे। ड्यूडेनम ग्रहणी, उसके बाद जो है छोटी आंत शुरू हो जाएगा इसका डेडुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, और जो है इसको इसको इलियम कहते हैं। मतलब तीन भाग, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन भाग होते हैं, मैंने बताया। बड़ी आंत्र के एक हो जाएगा आपका जो सीकम, कोलन एंड जो है रेक्टम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी कुछ मतलब होते हैं। ग्रहणी, ग्रहणी को इधर लिखते रहे, ग्रहणी को क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम कहते हैं। यहाँ पर ये आपको समझना है, ये अब हम आपको बता रहे हैं इसमें कि मैंने बताया कि मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नली और संबंधित ग्रंथियां आती हैं, उससे संबंधित पाचक ग्रंथियां आती हैं। तो पाचक ग्रंथियों में जो है सबसे पहला हमारा जो हो जाएगा लीवर। ये पाचक ग्रंथियों में हो जाएगा हमारा, इसे लीवर कहते हैं। लीवर या इसे यकृत कहते हैं। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर होती है। लगभग 100 मतलब कि लगभग 1.5 किलोग्राम की होती है। लगभग 1.5 किलोग्राम की होती है। और ये क्या होता है, दो लोब में बटा होता है। मुख्य रूप से क्या होते हैं, दो लोब में बटा होता है। तो इसका मुख्य कार्य जो मतलब हो जाएगा, इसका मतलब कि मुख्य कार्य होता है बाइल जूस का निर्माण करना। ठीक है, क्या करना होता है, बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस यानी पित्त रस का निर्माण करना होता है। पित्त रस बनता है और उसके बाद वो क्या होता है, वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो इसे क्या बोलेंगे जो है, ये हो जाएगा लीवर, और ये हो जाएगा हमारा जो है पित्ताशय, यानी इसे बोलेंगे, इसे कहते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, पित्ताशय। तो एग्जाम में अक्सर ये पूछता है कि
पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है? तो पित्त रस का निर्माण जो है यकृत में होता है। कहाँ पे स्टोरेज होता है? तो गाल ब्लैडर में होता है। इसके अतिरिक्त एक और भी शरीर में, मनुष्य के शरीर में एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिसे अग्न्याशय कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे? अग्न्याशय। इसे कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। तो ये एक प्रकार की क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। ग्रंथियों के बारे में आपको हम बताएंगे। तो पहले हम इतना समझ लेते हैं कि जो मुख्य ग्रंथि हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी? यकृत लगभग 1.5 किलोग्राम की शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो ये जिसमें पित्त रस का निर्माण होता है और वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। इसके अतिरिक्त जो है अग्न्याशय हो जाएगा, और इसके अतिरिक्त जो है ना आमाशय की जो दीवारें होती हैं इसमें क्या हो जाएंगी? जठर ग्रंथियां होती हैं। इसमें क्या होती हैं? जठर ग्रंथियां। यानी इसे कहते हैं गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस का निर्माण कहाँ होता है? तो जठर ग्रंथियों, यानी आमाशय की दीवारों से उनमें क्या होती हैं? जठर ग्रंथियां होती हैं, जिससे गैस्ट्रिक जूस या जठर रस का निर्माण होता है। इसमें एक प्रकार का अम्ल होता है जिसे HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेट में ये अम्ल पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को क्या करना? अम्लीय माध्यम प्रदान करना होता है। इसके अतिरिक्त भोजन को सड़ने से बचाना होता है, और हड्डियों को जो है हड्डियों के पाचन में सहायता करता है। और इसके अतिरिक्त जो है ये क्या करता है कि कुछ जो है एंजाइम्स को जो है उसको जो है उसे एक्टिव फॉर्म में लाना होता है। तो मैंने बताया कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जो है मुख गुहा में लिया जाता है, और भोजन मतलब कि मुख में उपस्थित जो लार होता है, लार, उसमें मुख्य रूप से टाइलिन एंजाइम होती है, टाइलिन एंजाइम। तो इसमें लार और मतलब जल और श्लेष्मा के द्वारा क्या होता है? इसको मतलब इसको लसलसादार बनाया जाता है, और वो क्या होता है? वो जो है निगल लिया जाता है, और वो क्या होता है? इसमें सिर्फ मतलब कहने का इतना समझ लीजिए, मुख में जो है जो पाचन होता है, ये तो संरचना हो गई। जिसके बाद हम बात कर रहे हैं पाचन के बारे में। तो पाचन कार्य कौन करता है? विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन होती है। तो एंजाइम्स जो है ये क्या करते हैं? कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। हम मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें जो है मतलब कि जो लार ग्रंथियां होती हैं, मतलब कि लार ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 जोड़ी होती हैं। पाचन कैसे कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है? तो हम पहले बात कर लेते हैं मुख गुहा में। मुख गुहा में पाचन कैसा होता है? मैंने बताया इसमें कि इसमें को जल और जो है श्लेष्मा के द्वारा क्या होता है कि भोजन को चबाया जाता है दांतों द्वारा, और उसे लसलसादार बनाकर जो है इसको निगल लिया जाता है। इसमें एंजाइम्स होते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो है उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें होती है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम क्या करता है जो है? टाइलिन एंजाइम क्या करेगा जो है? ये जो है स्टार्च को, स्टार्च को जो है माल माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज क्या होता है? एक प्रकार का शुगर या शर्करा होता है। तो एक तो ये हो जाएगा, इसमें टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम मतलब होता है, और इसके अतिरिक्त जो है माल्टेज, ठीक है? माल्टेज, माल माल्टेज भी होता है, जो क्या करता है? माल्टोज शर्करा को क्या करता है? कौन? माल्टेज। ये जो है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में, ठीक है? तो मुख गुहा में पाचन क्या हुआ? मुख्य रूप से जो है पाचन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। स्टार्च का पाचन होता है, कन्वर्ट इनटू माल्टोज, और माल्टोज का जो है फिर जो है माल्टेज से पाचन होता है, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह जो है ये आगे भोजन मतलब जो है, इसमें मैंने बताया कि जो लार होता है इसके लिए 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है? कौन कौन सी 3 जोड़ी? मतलब मुख गुहा में लार ग्रंथियां होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं इसको, 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी कौन कौन सी? एक तो जीभ के नीचे होती हैं, 2 होती हैं जीभ के नीचे, इसे कहते हैं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल।
ग्लैंड, सबलिंगुअल हो जाएगा। इसके बाद जो है जबड़े के नीचे होता है, ठीक है, सब मेंडाबल मेंडाबुलर सब मेंडाबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो दो संख्या में ये हो जाएंगी, दो ये हो जाएंगी। इसके बाद जो है पैरोटिड पैरोटिड ग्लैंड्स पैरोटिड ग्लैंड्स क्या होती हैं, इनकी संख्या भी दो होती है। तो इस प्रकार जो है मनुष्य के में जो है मतलब मुख गुहा में जो है लार ग्रंथियां होती हैं। तो लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी यानी जो है कुल जो है 6 होती हैं। आपको नाम याद रखना है, सबलिंगुअल, सब सब मेंडाबुलर सब मेंडाबुलर ग्लैंड्स और उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हुआ। भोजन जो है आगे बढ़ता हुआ क्या होता है, वो आता है ग्रास नली में। क्या हो जाएगा, ग्रास नली में जो है, ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, जबकि उसमें क्या होता है, क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति होती है, सिकुड़ना फैलना जो है क्रमाकुंचन गति होती है, और भोजन को जो है आमाशय में लाया जाता है। ये हो गया एक, इसमें पाचन हो गया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ग्रास नली में पाचन। तीसरा हो जाएगा हमारा जो है आमाशय, आमाशय यानी स्टमक में पाचन। तो आमाशय में हमने बताया कि उसमें HCl एसिड होता है, HCl होता है, मतलब जठर रस, जठर ग्रंथियों से आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां होती हैं, जिससे जठर रस जो है उससे बनता है। तो उसमें क्या क्या होते हैं जठर रस में, अब बात कर लेते हैं जठर रस। जठर रस में क्या हो जाएगा, इसमें इसके अंतर्गत इसमें आएगा HCl आएगा। मैंने बताया कि ये क्या करता है, ये सब इसमें जो लार होते हैं वो क्या होता है, वो क्षारी होता है। वो क्या होता है, क्षारी होता है। इसका pH मान जो है 6 जो मतलब क्या हो जाएगा, 6 से लगभग 7 होता है। तो मतलब 6 से 7 लगभग क्षारी होता है। ये क्या करता है, क्षारी माध्यम में रहता है। लेकिन जैसे वो आमाशय में आता है तो क्या होता है, HCl की उपस्थिति में भोजन को अम्लीय माध्यम मतलब प्रोवाइड करता है, अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है। और इसके बाद मैंने बताया कि इसमें एक तरह का होता है, मतलब जो है पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन नामक एंजाइम होता है, जो इसकी क्या होता है, पेप्सिनोजन ये HCl की उपस्थिति में क्या करता है, इसको सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब ये पेप्सिन क्या होता है, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। क्या होता है ये, तो HCl का मुख्य कार्य मैंने बताया, HCl का काम क्या होता है। उसके बाद जो है ये जो इनएक्टिव यानी सक्रिय रूप से, मतलब जो है इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम्स होता है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है, सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। क्या करता है ये प्रोटीन्स को पचा क्या करता है, कौन, पेप्सिन। इसे किसमें करता है, इसको जो है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि इसमें जो है HCl होता है, ठीक है, और पेप्सिनोजन होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये हो जाएगा रेनिन रेनिन ये क्या करता है, ये दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है ना, उसको दही में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। रेनिन दूध में जो है उपस्थित प्रोटीन को, केसीन प्रोटीन को, दूध में क्या होती है, केसीन प्रोटीन, इंपॉर्टेंट है ये। दूध में कौन सी प्रोटीन, केसीन प्रोटीन। तो क्या करता है, केसीन को जो है इसमें रेनिन कार्य करता है, ठीक है, और इसको जो है दही में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने आपको बताया इसमें ग्रास नली में, फिर आमाशय में पाचन। तो आमाशय में मुख्य रूप से मैंने आपको बताया HCl हो जाएगा, और पेप्सिन, रेनिन इत्यादि जो है ये एंजाइम होते हैं। तो भोजन का इसमें भी क्रमाकुंचन गति होता है। क्रमाकुंचन गति होने के बाद क्या होता है, जो है भोजन जो है इसमें लगभग कितनी देर रहता है, 2 से 4 घंटा रहता है, 2 से
4 घंटे भोजन रहता है और उसके बाद फिर क्या होता है, पचने के बाद जो है ये आगे बढ़ता है और इसे काइम के रूप में लुगदी बनाकर जो है इसको आगे भेज देता है। जो लुगदी बन जाता है वो आगे बनकर आगे बढ़कर आता है और वो जो है कहाँ पहुंचता है, गृहिणी में पहुंचता है। तो ठीक है, इतना अगर आप लोगों ने देख लिया है तो उसके बाद आगे हम बता रहे हैं इसमें जो है। ठीक है, तो अब गृहिणी में पाचन, ठीक है, अमाशय के बाद जो है क्या आएगा, गृहिणी। अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, गृहिणी में पाचन, गृहिणी में पाचन। अब देखिए, तो गृहिणी में पाचन जो है, तो मैंने बताया कि गृहिणी में जो है लुगदी के रूप में जो भोजन अमाशय में मतलब लुगदी बनता है वो आगे बढ़ता है, वो वहां पे आता है, गृहिणी में पड़ता है। इसका आकार सी के आकार का होता है और ये इसका आकार जो है अमाशय क्या होता है, जे के आकार का होता है। ठीक है, तो इसमें दो चीज होते हैं, एक तो होता है इसमें पित्त रस, पित्त रस, ठीक है, एक तो होता है पित्त रस, दूसरा इसमें जो है अग्न्याशयी रस। इसमें जो है मैंने बताया कि यकृत से मतलब जो बनता है पित्त जो है वो पित्ताशय में होता है, लेकिन समय समय पे क्या होता है वो जो है पित्त रस जो है वो कहाँ आता है, गृहिणी में आता है और वसा को पचाने का कार्य करता है। तो आइए देखते हैं हम जो है कैसे मतलब पचाते हैं। तो इसमें जो है एक तो पित्त रस हो जाएगा, इसे कहते हैं बाइल जूस, और दूसरा हो जाएगा अग्न्याशयी रस। तो हम बात कर लेते हैं पहले जो है बाइल जूस। तो बॉयल जूस में इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें मुख्य रूप से जो है इसका जो मतलब जो इसका मुख्य कार्य होता है वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करना होता है। वसा क्या करना, इमल्सिफिकेशन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाइल जूस देख लीजिए पहले। तो बाइल जूस जो है ऑर्गेनिक और इसके जो है इसको दो भागों में बांट सकते हैं, इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में क्या क्या होते हैं, बाइल साल्ट होता है इसमें और इसके बाद जो है बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, तो बाइल पिगमेंट्स में क्या होता है, इसमें होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। ठीक है, तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन क्या होते हैं, ये बाइल पिगमेंट्स होते हैं। मतलब बताया मैंने बताया कि जो बाइल जूस होता है ये क्या होता है, हल्के हरे पीले रंग का होता है। ठीक है, हल्के हरे पीले रंग का होता है। तो ये बाइल जूस जो है इसमें मैंने बताया कि कुछ ऑर्गेनिक मतलब होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक में क्या करता है, बाइल साल्ट हो जाएगा और इसके बाद जो है बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट्स में दो होते हैं, बाइल पिगमेंट्स आपका जो है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं। इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण जो है हीमोग्लोबिन के नष्ट होने से होता है। इसका निर्माण किससे होता है, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के नष्ट होने से क्या होता है, ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या होते हैं, बनते हैं। इसके बाद इनऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक में इसमें एक हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट होता है और इसके बाद जो है सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट ये पाया जाता है। मतलब कहने का कि जो है कि बाइल जूस में इसको दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में क्या क्या होते हैं, बाइल साल्ट होते हैं और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। और बाइल पिगमेंट्स में क्या क्या होते हैं, आपसे पूछ सकता है कि बिलीरुबिन बिलीवर्डिन क्या है, तो एक पित्त वर्णक होते हैं, पित्त वर्णक होते हैं। ठीक है, जबकि इसका जो पीएच वैल्यू होता है कितना होता है, 7.6 टू कितना होता है, 7.7 होता है, क्षारीय होता है। तो 7 से जैसे आपको मालूम होगा ना कि स्केल में क्या हो जाएगा, 7 से अगर कम हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और 7 से अधिक हो जाएगा जो है, ठीक है, पीएच स्केल में, तो क्या होते हैं, वो क्षारीय होते हैं। तो अम्लीय और क्षारीय, तो आपको ये क्या होते हैं, क्षारीय होता है, मैंने आपको बताया कि तो ये क्या करते हैं, बाइल जूस का मुख्य कार्य होता है
आइए देख लेते हैं। जैसे एक गिलास पानी ले लेंगे, ठीक है, एक गिलास पानी में जो है एक गिलास पानी ले लेंगे उसमें, और उसमें 2 बूंद जो है तेल डाल देंगे, ठीक है। और उसको खूब उसको उसको कोई चीज से इसको हिलाएंगे ना, तो क्या होता है कि जो सरसों की तेल होती है मतलब वो बहुत ही छोटे छोटे मतलब जो है बूंदों में पृथक हो जाता है या तो अलग अलग हो जाता है। तो ये यही एक प्रकार यही क्या होता है इमल्सिफिकेशन, या इसे क्या बोलेंगे पायसीकरण कहते हैं। ये एक तरह का वसा का पाचन बोलते हैं, इसको वसा का पाचन कह सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑयल की ड्रॉप डाल देंगे, उसके बाद इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो छोटी छोटी बूंदों में क्या हो जाएगा, वो पृथक हो जाएगा। इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि तो वसा का पाचन सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है, ग्रहणी में होता है। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस द्वारा होता है। अब इसके बाद जो अग्न्याशय से जो है एक प्रकार की जो मिश्रित ग्रंथि है, यहाँ से अग्न्याशयी रस यानी जो है पैंक्रियाटिक जूस जो है वो स्रावित होता है और जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है, ये एक प्रकार का कंप्लीट जो है डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस में पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस जो है इसमें क्या क्या होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है। तो इसमें हमारा जो है एंजाइम होते हैं, कुछ प्रोटीन पचाने वाले होते हैं, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, वसा को, तीनों को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एक तो बोल सकते हैं इसको ट्रिप्सिन, ठीक है। और क्या होता है इसमें काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को पचाकर जो है पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में मतलब चेंज कर देते हैं, यानी प्रोटीन को पचाने का कार्य करते हैं। ये किस रूप में पाए जाते हैं, ये जो है ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। जो एचसीएल में उपस्थित जो है एचसीएल में उपस्थित मतलब जो है आपका एचसीएल से क्या करते हैं क्रिया करके जो है वो सक्रिय रूप में आ जाते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के रूप में। इसके बाद जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट बताने के लिए इसमें एमाइडोप्सिन, एमाइडोप्सिन, ठीक है, इसको एमाइलेज, इसे पैंक्रियाटिक एमाइलेज के रूप में नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है एमाइलेज जो है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स यानी मतलब मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने वाला स्टार्च, ठीक है, स्टार्च को क्या करता है, ये पचा के क्या करता है, उसको ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करता है। इसके अतिरिक्त जो है स्टीएप्सिन, स्टीएप्सिन जो है नामक ये भी एंजाइम होता है। ये क्या करता है, इसका मुख्य कार्य जो है स्टीएप्सिन जो है इसका दूसरा नाम हो जाएगा लाइपेज। ये क्या करता है, वसा को, ये वसा को जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। वसा पचता है तो सिंपल फॉर्म में क्या आता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में आता है। ये जो है तीन जो है एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को और जो है वसा को पचाने का कार्य करते हैं। भोजन पचता है तो आगे बढ़ता है और जो है छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में जब प्रवेश करता है तो इसमें क्या होता है, मखमल के धागे के समान संरचना होती है इस प्रकार की। भोजन इसी के ऊपर से क्या होता है, गुजरता है, और यहाँ पर भोजन को जो है जो उसका सिंपल रूप होता है, ठीक है, ठीक है। ये जो है इसका सिंपल रूप मतलब इसमें क्या हो जाएगा, मतलब कहने का जो भोजन पचता है तो पचने के बाद जो है ये हमारा अभी ये हो जाएगा, कहाँ पे ये पाचन हुआ है, तो ग्रहणी पाचन हुआ है, ठीक है, ग्रहणी में पाचन हुआ है। किससे किससे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज जो है मेलोप्सिन, या तो जो है स्ट्रेप्सिन से पाचन हुआ है। अब इसके बाद छोटी आंत में पाचन हम बात कर लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन की बात कर लेते हैं। छोटी आंत में, छोटी आंत्र में पाचन, छोटी आंत में पाचन क्या होता है, इसमें कौन कौन से, इसमें भी कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, पचन कार्य करते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, जो भोजन पचता है या जो पचने के बाद जो बचता है वो भोजन आगे आता है, तो इसमें बहुत सारे जो है
एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एंटेरोकाइनेज, ठीक है, एंटेरोकाइनेज, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ठीक है। ये क्या करता है, ये माल्टोज को पचाता है, ये लैक्टोज को पचाता है, ये सुक्रोज को पचाता है, ठीक है। और इरेप्सिन जो है ये क्या करता है, जो अधपची हुई प्रोटीन होती है, मतलब ये प्रोटीन्स को क्या करता है, ये पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किसे, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और किसे, इसके अतिरिक्त जो है पेप्टोन्स, पेप्टोन्स क्या करता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो याद रखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रोटीन की जो इकाई होती है वो क्या होती है, एमिनो एसिड होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है, ग्लूकोज होती है। प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड होती है। और इस तरह वसा की इकाई क्या होती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। तो ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा, मतलब जो मोनो डाई और ट्राई ग्लिसराइड से, मतलब जो है ग्लिसराइड से बने होते हैं। ये जो है क्या करता है, एंटेरोकाइनेज जो है क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिनोजन को क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन, SEN, SEN, नोजन, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन क्या करता है, ये ट्रिप्सिनोजन को क्या करता है, एंटेरोकाइनेज जो है, एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज ये क्या करता है, इसको ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जो बाद में जो है पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में बदलता है। और इसका भी कार्य वही होता है, पेप्टोन्स पॉलीपेप्टाइड्स क्या करना है, एमिनो एसिड बदलना होता है। माल्टोज को पचाएगा, लैक्टोज लैक्टेज से पचेगा, मतलब लैक्टेज जो है लैक्टोज को पचाएगा, और सुक्रेज सुक्रोज को पचाएगा। तो ये क्या करता है, इस रूप में जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। इसके बाद लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, ये जो है ये वसा को किसे पचाता है, वसा को जो है पचाकर जो है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो भोजन क्या होता है, जब ये पच जाता है तो ये क्या मैंने बताया कि जो है छोटी आंत में भी मतलब ये बनते हैं, इसमें भी मतलब जो है बहुत सारे मतलब एंजाइम बनते हैं जो भोजन को पचाते हैं। कंप्लीट पाचन होने के बाद आगे बढ़ता है, और जो है छोटी आंत में जो मखमल नुमा संरचना होती है इसे कहते हैं विलाई, इसे क्या कहते हैं, विलाई। तो छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, काय के द्वारा होता है, विलाई के द्वारा होता है, रसांकुर कहते हैं इसको। मतलब विलाई के द्वारा भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। और भोजन क्या होता है, वो आगे बढ़ते हुए आता है, ठीक है। और वो जो है इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है, मतलब इलियम ये हो जाएगा इलियम भाग, ठीक है। सीकम, इस वाल्व को इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। तो यहाँ से भोजन आगे बढ़ता है, और भोजन क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सीकम में पाचन जो है नहीं होता है, सीकम वाले भाग में पाचन नहीं होता है। वो जो है मांस शाकाहारी जो है, में मुख्य रूप से गाय भैंस वगैरह के जो है वो जो सेलुलोज को पचाने की क्षमता रखते हैं उनमें ऐसा होता है। ये अपेंडिक्स भी होता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये एक तरह का अवशेषी अंग होता है, ठीक है। अब मतलब ये जो है भोजन जो पचता है तो उसके बाद फिर आगे बढ़ता है, तो भोजन में जो है लवण और जल का अवशोषण, जो बच्चे पचा हुआ भोजन होता है उसमें जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत्र में होता है, ठीक है। बड़ी आंत्र में जो है जल का अवशोषण होता है, और जो अवशोषण होने के बाद जो भोजन होता है अवशेष जो बचता है वो रेक्टम में इकट्ठा कर लिया जाता है एक तरह का। और जो है एनस के द्वारा जो है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे जो है समय समय पर क्या होते हैं, वो निकाले जाते हैं। इसे मतलब बोलेंगे रेक्टम, और इसे मल द्वार कहते हैं।
तो इसमें इम्पोर्टेंट आपका जो है ये याद रखना है कि कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं, तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं। आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में पाई जाती हैं। इसमें कौन कौन से दोष होते हैं? मैंने बताया कि HCl हो जाएगा, और जो है रेनिन और जो है पेप्सिन नामक एंजाइम्स होते हैं। आमाशय यानी HCl का कार्य क्या होता है, तो उसे आपको जानना है। इसके अतिरिक्त जो है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जो है जंक्शन पे होता है। इसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। ठीक है, ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है। कभी कभी लोगों में दर्द करता है, तो जिससे बाद में क्या होता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, इसको ही काटा जाता है। ऑपरेशन में इसको निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो लीवर है, लीवर के बारे में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसको हम आपको विस्तार पूर्वक जो है अगले वीडियो में बताएंगे। तो इंपॉर्टेंट इसमें यही हो जाएगा आपका कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ पे इकट्ठा होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। इसके बाद जो मिश्रित ग्रंथियां क्या होती हैं, कौन सी होती हैं? तो अग्न्याशय हो जाएगा। इससे क्या क्या जूस बनते हैं मैंने बताया आपको कि इसमें जो है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जो है, माइलेज और जो है स्ट्रेप्सिन यानी लाइपेज नामक एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो भोजन में पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में विलाई के द्वारा होता है। इसमें बहुत सारी जो है ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है जो पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण होता है, और उसके बाद जो है वो ब्लड के द्वारा क्या होता है, ऊतक में पहुंच के प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। उससे ही हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और उसके बाद फिर जो है जो पचा हुआ भोजन होता है उसका जो है यानी जो है डिफिएशन मतलब बोल सकते हैं, या उसे इजेक्शन कहते हैं। तो पोषण के जो चरण होते हैं वो मुख्य रूप से 5 होते हैं। पोषण के चरण कितने होते हैं? 5। नंबर 1 क्या हो जाएगा? इंजेशन। इंजेशन मतलब कि भोजन का अंतरण, भोजन को अंदर लेना, जो क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। उसके बाद पाचन होता है, डाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है। और 4th नंबर होता है एसिमिलेशन। ठीक है, और उसके बाद 5वां नंबर होता है इजेक्शन या डिफिशिएशन कह सकते हैं। तो ये होते हैं पोषण के 5 चरण होते हैं। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट हमने बताया आपको कि कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं। ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आमाशय में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता है, याद रखना है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आमाशय की दीवारों में होती है। आमाशय में कौन सा अम्ल? HCl होता है। 2 से 4 घंटे, 4 से 6 घंटे ग्रहणी में होता है। ठीक है, और लगभग ये 26 से 30 घंटे, 24 से 30 घंटे लगभग जो है छोटी आंत में मतलब भोजन होता है। उसके बाद जो हम बात करेंगे, छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता है। बड़ी आंत में जो है आपका सीकम, कोलन और जो है रेक्टम जो है 3 भाग होते हैं। भोजन का जो पाचन होता है उसमें जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत में। और भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत के विलाई में होता है, इलियम वाले भाग में। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट रहा जो है। और मैंने आपको बताया है कि छोटी आंत में जो है, छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम्स मतलब बनते हैं, तो इसमें इरेप्सिन, माल्टेज और सुक्रोज, लैक्टेज इत्यादि होते हैं। ठीक है, तो प्लीज अगर चैनल हमारा मतलब ये अगर वीडियो जो हमने बताया आपको अगर अच्छा लगा, जो है इंपॉर्टेंट, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में जो है जो हमारे और भी अन्य जो है ऑर्गन सिस्टम आते हैं, श्वसन तंत्र है, जनन तंत्र है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। इस क्रम चलता रहेगा जो है, 8-10 वीडियो बनेंगे इसके। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए फिर नमस्कार।